हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज व्हिच गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अर्थ्स इंटीरियर स्ट्रक्चर। इसमें हम अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना कि इस लेक्चर में पॉपअप होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ आर गिव अवे, तो उसका आंसर कॉमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। So understanding the interior of Earth is essential because it helps explain volcanic activities, earthquakes, माउंटेन बिल्डिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो देखो, इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट अर्थ के इंटीरियर को जानने की जरूरत क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम एक्सप्लेन कर पाते हैं अलग अलग नेचुरल फिनोमिनास, जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनो क्यों होता है, इसके अलावा अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं, कहाँ अर्थक्वेक ज्यादा देखने को मिलते हैं, ऑल्सो माउंटेन बिल्डिंग, जो हमें अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, तो ये इस तरह क्यों बनते हैं। ठीक है, इस सब के पीछे ही देयर आर सर्टेन रीजंस एंड दीज रीजंस आर कनेक्टेड टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ऑल्सो जब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझेंगे तो हम समझ पाएंगे अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? तो ये एक थ्योरी है अकॉर्डिंग टू विच अर्थ का जो लिथोस्फीयर है ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक, तो ये सारी ही चीजें, ये सारे ही फिनोमिनास, इन सबको ही हम समझ पाएंगे, इनके कॉज को समझ पाएंगे अगर हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान जाते हैं तो। Moving on, Earth's interior influences landforms, natural hazards and availability of natural resources. अर्थ का इंटीरियर ये भी इन्फ्लुएंस करेगा कि कहाँ पर कैसे लैंडफॉर्म्स बनेंगे। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि माउंटेन्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के माउंटेन्स क्यों हैं, सम आर ओल्ड सम आर न्यू, तो ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, कहीं पर देयर आर ओशियंस, तो ये सारी अलग अलग चीजें फॉर्म क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा कहाँ मिलेंगे, उनके वहाँ मिलने का रीजन क्या है। तो ये जो सारी ही चीजें हैं, ये सारे ही फैक्टर्स रिलेटेड हैं टू अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसीलिए हमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना है। ठीक है, अब अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दो सोर्सेज से मिलती है, डायरेक्ट सोर्सेज से एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज से। लेकिन वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व अर्थ इंटीरियर बियॉन्ड अ सर्टेन डेप्थ। एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद हम अर्थ के इंटीरियर को नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज वेरी हॉट एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू गो देयर। ठीक है, अभी तक कोई अर्थ के इंटीरियर में पूरा गया नहीं है और ना ही कोई जा सकता है। तो एक लिमिट तक तो डायरेक्ट सोर्सेज हमें बता देंगे, बट उसके बाद हम डिपेंड करते हैं ऑन इनडायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट मेथड्स टू स्टडी अबाउट अर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्यों जानना है। उसके बाद दो तरह के सोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही हमें बता पाएंगे, उसके बाद हम मदद लेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज की। अब हम डिस्कस करेंगे अर्थ इंटीरियर सोर्सेज जो कि हमें देते हैं इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज तीन तरह से हमें मिल सकते हैं। नंबर 1, थ्रू माइनिंग एक्टिविटी। जब भी किसी भी जगह पर माइनिंग होती है तो वहां से हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, सो दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बट अप टू अ फ्यू किलोमीटर्स ओनली। ठीक है, जब भी कभी माइनिंग होती है तो उसकी डेप्थ फ्यू किलोमीटर्स तक होती है, तो हमें वहां तक तो इन्फॉर्मेशन माइनिंग के थ्रू मिल जाएगी। जैसे कि गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका, इनकी डेप्थ है अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स। तो इतने डेप्थ तक अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है ये तो हम इन माइंस के थ्रू पता कर लेंगे। इसके नीचे कैसे जाएं, तो यहाँ पर हेल्प करेंगे हमारे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, जिनके थ्रू डीप ड्रिल किया जाता है इनसाइड द अर्थ। जो डीपेस्ट अभी तक ड्रिल्ड होल है, इट इज कोला सुपर डीप बोर होल। ये है कहाँ पर? इन आर्कटिक ओशियन, एंड इसकी डेप्थ है अप्रॉक्स 12 किलोमीटर्स। तो अब पहले माइंस में हमने 3 से 4 किलोमीटर की डेप्थ तक देखा, उसके बाद ड्रिलिंग के थ्रू हम अराउंड 12 किलोमीटर की डेप्थ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्रू माइनिंग एंड ड्रिलिंग। अब एक तीसरा सोर्स जो है वो है वोल्केनिक इरप्शन, क्योंकि जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से बहुत सारा मैग्मा और बहुत सारी गैसेस इरप्ट होती हैं। ठीक है, तो बाद में जब इन गैसेस को, इस मैग्मा को कलेक्ट करके लेबोरेटरी ले जाया जाता है, वहां पर इसको स्टडी किया जाता है, तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है रिगार्डिंग अर्थ इंटीरियर। तो ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट सोर्सेज। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं, तो एक एक करके हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सीस्मिक वेव। ये वेव प्रोड्यूस होती है यूजुअली जब अर्थक्वेक आता है, कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उस टाइम पर होती है सीस्मिक वेव्स प्रोड्यूस। अब सीस्मिक वेव्स होती क्या है, तो ये होती है वेव्स ऑफ एनर्जी, यानी कि वो वेव्स जो एनर्जी को कंटेन करती हैं, एंड ये ट्रेवल करती हैं हमारी अर्थ के थ्रू और इसके सरफेस पर भी। ठीक, तो ये हमने जान लिया अबाउट सीस्मिक वेव, और ये एक इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर। अब देखो, स्टडीइंग हाउ अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल थ्रू द अर्थ हेल्प अंडरस्टैंड इट लेयर्स। अब जो अर्थक्वेक की अलग अलग वेव्स हैं वो अर्थ के अंदर कैसे ट्रेवल कर रही हैं, इससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। कैसे? तो देखो, ये जो वेव्स होती हैं इनकी स्पीड बदलती है, इनका डायरेक्शन बदलता है। अब अगर मीडियम एक ही होता तो उसकी स्पीड या डायरेक्शन नहीं बदलता। अब अगर स्पीड भी बदल रही है, वेव्स की डायरेक्शन भी बदल रही है, इसका मतलब अर्थ के अंदर अलग अलग मीडियम है, कहीं पर सॉलिड होगी, कहीं पर लिक्विड होगी, एंड देयरफॉर हमें ये पता चला कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है।
चेंज इन वेव स्पीड एंड डायरेक्शन शो डिफरेंसेस इन डेंसिटी एंड कॉम्पोजिशन। अब अगर डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली मीडियम अलग है, मीडियम अलग होगा तो डेंसिटी अलग होगी और कॉम्पोजिशन अलग होगी, ठीक है। तो इसी से हमें पता चला अबाउट द लेयरिंग इन अर्थ इंटीरियर, ठीक है। अलग अलग लेयर्स हैं क्योंकि जब डेंसिटी उनकी अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है, तो लेयर्स अलग ही होंगी, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट सिस्मिक वेव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है। इसके बाद दूसरा सोर्स है मीटेओरॉइड्स। अब ये क्या होते हैं, तो ये वो रॉक होते हैं जो कि आउटर स्पेस को बिलोंग करते हैं, बट कभी कभी ये अर्थ के सरफेस में एंटर कर जाते हैं एंड फाइनली दे लैंड ऑन अर्थ सरफेस। तो ये हमारी अर्थ का पार्ट नहीं है, बट इट इज कंसिडर्ड कि दे आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर मटेरियल एज अर्थ। जिस मटेरियल का अर्थ बना है यही माना जाता है कि ये जो मीटेओरॉइड्स हैं ये भी उसी मटेरियल से बने हैं, और इसीलिए इनको पढ़ के हम अर्थ के कंपोजिशन के बारे में जान सकते हैं। इनिशियली अर्थ की कैसे फॉर्मेशन शुरू हुई ये हम समझ सकते हैं थ्रू दिस मीटेओरॉइड्स, ठीक है। थर्ड सोर्स है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ना हर जगह सेम नहीं है, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जैसे कि पोल्स पर, एंड कुछ जगह पर इसकी वैल्यू कम होगी जैसे कि ऑन इक्वेटर, ठीक है। सो द डिफरेंस इन ग्रेविटी वैल्यू इंडिकेट्स अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि जो अंडरग्राउंड अलग अलग जगह पर स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल का मास है वो सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हर जगह ग्रेविटी सेम होती। ग्रेविटी हर जगह सेम इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट ऑफ मास है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की डेंसिटी डिसाइड हो रही है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अबाउट द अंडरग्राउंड कंपोजिशन हमें पता चली थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो जब ये ग्रेविटी की रीडिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग आती है, नॉर्मल से हट कर आती है, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है ग्रेविटी एनोमली, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो जो ग्रेविटी की एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो नहीं आएगी, उससे हटकर वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स ग्रेविटी एनोमली, ठीक। अब इसके बाद हमारा फोर्थ सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द लिक्विड आउटर कोर। जो अर्थ का कोर है उसका जो आउटर पार्ट है वो है लिक्विड, और इस वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें बताता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये हो गया हमारा सोर्स नंबर 4। एंड सोर्स 5 इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये दोनों ही चीजें डेप्थ के साथ बढ़ती जाती हैं। जितना हम अर्थ के अंदर जाएंगे टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, और जितना हम अर्थ के अंदर जाएंगे प्रेशर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो अगर हम अपर क्रस्ट में देखें तो एवरी 32 मीटर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलता है, ठीक है। यानी कि हम जब भी 32 मीटर नीचे जाएंगे टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता जाएगा इन द अपर क्रस्ट। नेक्स्ट प्रेशर। तो प्रेशर भी डेप्थ के साथ बढ़ता है क्योंकि इसके ऊपर जो ओवरलेइंग रॉक्स है उनका वेट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे, तो इसीलिए विद डेप्थ प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो विद दिस अब तक हमने डायरेक्ट सोर्सेज अच्छे से डिस्कस कर लिए और इनडायरेक्ट सोर्सेज भी अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब हम पढ़ेंगे अबाउट अर्थक्वेक एंड सीस्मिक वेव। सीस्मिक वेव यानी एनर्जी वेव्स, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब अर्थक्वेक क्या है, तो ये एक वाइब्रेशन या शेकिंग है ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन अर्थ्स क्रस्ट। जब भी अर्थ की क्रस्ट में अचानक से एनर्जी रिलीज होगी तो अर्थ मूव करेगी, शेक करेगी, वाइब्रेट करेगी, एंड इसी को कहा जाएगा अर्थक्वेक, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर है। अब देखो अर्थक्वेक में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है फोकस, जिसे हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। ये वो एक्चुअल पॉइंट होता है हमारी अर्थ के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, अर्थक्वेक शुरू हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट के एकदम ऊपर जो अर्थ के सरफेस पे पॉइंट आता है उसे कहते हैं एपिसेंटर। दिस इज द पॉइंट ऑन सरफेस डायरेक्टली अबव फोकस। इसको एक बार जल्दी से एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सपोज ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, तो ये कहा जाएगा फोकस, और इसके बिल्कुल ऊपर अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे एपिसेंटर, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको फोकस और एपिसेंटर में डिफरेंस क्लियर रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव जो कि अर्थक्वेक को कॉज करती हैं। सीस्मिक वेव होती हैं एनर्जी वेव्स, ठीक है। अब देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव। पहली होती है बॉडी वेव। इनको बॉडी वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ की बॉडी में ट्रेवल करती हैं, अर्थ के सरफेस पे नहीं, अर्थ के अंदर ही अंदर ये वेव्स ट्रेवल करेंगी, ठीक है। दीज आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। जब फोकस पे एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वजह से अर्थक्वेक शुरू होगा, तभी ये बॉडी वेव्स जनरेट होती हैं और ये हर डायरेक्शन में मूव करती हैं अर्थ के अंदर, ठीक। दे ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये तो हो गई बॉडी वेव्स। अब बॉडी वेव्स 2 तरह की होती हैं, एक होती है पी वेव्स, दूसरी होती है एस वेव्स। पी वेव को कहा जाता है प्राइमरी वेव, क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। दीज आर द फास्टेस्ट सीस्मिक वेव। अब इनकी स्पीड ज्यादा है तो ये सबसे पहले जाके सरफेस से टकराएंगी, इसीलिए इनका नाम पड़ा प्राइमरी वेव्स, पहले पहुंचने वाली वेव्स। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम से पास होती हैं, एंड दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या हुआ कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें टू एंड फ्रो मोशन देखने को मिलता है, ठीक है, बिकॉज वेव ऐसे जा रही है तो इनके पार्टिकल्स भी इसी तरह जा रहे हैं, ठीक। तो ये हो गई प्राइमरी वेव। दूसरी वेव थी सेकेंडरी वेव। इनका नाम सेकेंडरी क्यों पड़ा, क्योंकि ये प्राइमरी वेव के बाद पहुंचती हैं, और अगर ये प्राइमरी वेव के बाद पहुंच रही है देन इट इज ऑब्वियसली क्लियर कि इनकी स्पीड प्राइमरी वेव से कम होगी, ठीक है। तो सबसे तेज स्पीड हो गई प्राइमरी वेव की, उसके बाद स्पीड है सेकेंडरी वेव की, इसलिए इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेव, दूसरे नंबर पर पहुंचने वाली वेव्स। अब ये ट्रेवल करती हैं ओनली थ्रू सॉलिड। ये एक डिफरेंस है जो कि याद रखना है। प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास होती है, सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से पास होती हैं। ऐसे भी याद रखते हो सेकेंडरी एंड सॉलिड दोनों ही एस से स्टार्ट होते हैं।
तो सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करेंगी एंड ये होती है ट्रांसवर्स वेव, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। अगर वेव ऐसे जा रही है तो इनके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बॉडी वेव्स के दोनों टाइप, पी वेव एंड एस वेव। अब दूसरी वेव होती है सरफेस वेव। तो जब बॉडी वेव्स जाकर सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, सरफेस से टकराती हैं, तो तब हमारी सरफेस वेव जनरेट होती हैं। ये जो सरफेस वेव होती हैं ये अर्थ के सरफेस पर ट्रेवल करती हैं। दे ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दे कॉज मोस्ट डैमेज। सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक के टाइम पर डैमेज होगा वो कौन क्रिएट करेंगी? सरफेस वेव, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पर ट्रेवल करेंगी। दे आर स्लोअर देन बॉडी वेव्स, दैट मीन्स बॉडी वेव की कंपैरिजन में इनकी स्पीड कम होती है। एंड सरफेस वेव भी दो तरह की होती है, लव वेव एंड रिले वेव्स। अब इन दोनों के बारे में डिटेल में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि हमने दो वेव्स पढ़ी, बॉडी वेव जो अर्थ की बॉडी में ट्रेवल करती है अर्थ के अंदर, और दूसरी होती है सरफेस वेव जो अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल करती है। जो सरफेस पे ट्रेवल करेंगी वो ज्यादा डैमेज कॉज करेंगी बिकॉज ऑब्वियसली वो अर्थ के सरफेस पे है। और जब स्पीड की बात करें तो याद रखना कि सबसे तेज स्पीड होती है पी वेव्स की यानी प्राइमरी वेव्स की, और सेकेंडरी वेव्स की स्पीड उनसे कम होती है। तो अब हमने टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ सीस्मिक वेव्स एंड अर्थ इंटीरियर। इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके कैसे हम अर्थ इंटीरियर के बारे में जानते हैं। तो देखो, अलग अलग जगह पर सीस्मोग्राफ्स लगाए गए होते हैं। ये वो डिवाइस होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं और रिकॉर्ड करती हैं अर्थ का मोशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक या कोई वोल्केनिक एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी जिसमें अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो सीस्मोग्राफ होते हैं ये अलग अलग जगह पर प्लेस्ड होते हैं अराउंड द अर्थ सरफेस एंड ये डिटेक्ट और मेजर करते हैं इन मूवमेंट्स को। अब देखो, कुछ चीजें हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि साइंटिस्ट को मिले हैं बाय ऑब्जर्विंग दी सीस्मोग्राफ्स। तो सबसे पहले तो वेव्स ट्रेवल फास्टर थ्रू डेंसर एंड मोर रिजिड मटेरियल। जहां मटेरियल ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा रिजिड होगा, वहां पर वेव्स की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, एस वेव्स डिसअपीयर इन द आउटर कोर सजेस्टिंग इट इज लिक्विड। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो एस वेव होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एस एस दोनों ही एस से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो जो एस वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करेंगी। तो अगर कोई और मीडियम आ गया तो वहां पर हमें एस वेव्स देखने को नहीं मिलेंगी, हमारा सीस्मोग्राफ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सेस्मोग्राफ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा, इवन दो अर्थक्वेक आया है, तो पता चला कि वो वाला एरिया है अर्थ का अंदर वाला, वहां पर देयर इज लिक्विड। इस वजह से जो एस वेव्स हैं वो उसको ट्रेवल नहीं कर रही। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें पता चला कि जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें जो आउटर कोर है वो बना हुआ है ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट, पी वेव्स बेंड रिफ्रैक्ट एट लेयर बाउंड्रीज। पी वेव में ये ऑब्जर्व किया गया कि कहीं उनकी स्पीड चेंज हो रही है और कहीं उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो हर जगह से ट्रेवल तो कर रही है बिकॉज पी वेव हर जगह हर मीडियम में ट्रेवल करती है, बट उनकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेयर्स अलग अलग है, क्योंकि ये हमने साइंस में भी पढ़ा है कि जब भी किसी वेव का मीडियम चेंज होगा तो उसका डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो लेयर्स में डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ विच पी वेव इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट लेयर्स। तो ये होगा कुछ ऑब्जर्वेशन आफ्टर स्टडीइंग सीस्मिक वेव्स। अब हम पढ़ेंगे अबाउट शैडो जोन। तो शैडो जोन होता क्या है? ये हमारे अर्थ सरफेस का वो एरिया है वेयर नो डायरेक्ट पी और एस वेव्स आर रिकॉर्डेड आफ्टर एन अर्थक्वेक। दैट मींस हमारे सरफेस का वो वाला एरिया जहां पर सीस्मोग्राफ में कोई भी एस या पी वेव डिटेक्ट नहीं होती। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेव डिटेक्ट नहीं होती तो इस एरिया को बोला जाता है शैडो जोन। और ये शैडो जोन कौन सा एरिया होगा ये डिपेंड करेगा ऑन द अर्थक्वेक, उसका फोकस कहाँ है, उसका एपिसेंटर कहाँ है, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंगली ये वेव्स ट्रेवल करने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए शैडो जोन कौन सा एरिया है अर्थ के सरफेस पर जहाँ पर कोई भी पी या एस वेव डिटेक्ट नहीं होती है अर्थक्वेक के दौरान। अब देखो, एस वेव्स जो होती हैं उनका शैडो जोन शुरू हो जाता है फ्रॉम 105 डिग्री। वाई? बिकॉज ये हमारा जो आउटर कोर है उससे पेनिट्रेट नहीं करती, उसके अंदर ये मूव नहीं करती, तो इनका जो शैडो जोन होता है वो होता है काफी ज्यादा बिकॉज दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड आउटर कोर। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, एस वेव के शैडो जोन को प्रॉपर्ली समझने के लिए हम यूज करेंगे इस डायग्राम का। तो देखो, दिस वन इज शोइंग एस वेव शैडो जोन। अब ये कैसे शो कर रहा है? तो ये है हमारे अर्थ का इनर कोर एंड दिस इज द आउटर कोर विच इज लिक्विड। ये जो हमारी एस वेव्स हैं ये इसके थ्रू पास नहीं हो रही। अगर ये लिक्विड के थ्रू पास होती तो हमें ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ देखने को मिलती, बट सिंस दे डोंट पास थ्रू लिक्विड कोर, इस वजह से इसके आगे ये और ट्रेवल नहीं कर पाएंगी एंड देयरफॉर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें कोई भी एस वेव डिटेक्ट नहीं होती इन द सीस्मोग्राफ। तो ये पूरा एरिया कहा जाता है एस वेव शैडो जोन, जहां पर कोई भी एस वेव आपको नहीं दिखेगी। सिमिलरली पी वेव का शैडो जोन क्या होता है? तो देखो, जो पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड से भी पास होती हैं और लिक्विड से भी। तो जब यहाँ से ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो इसकी स्पीड और डायरेक्शन कुछ चेंज होगा। ठीक है, अब फिर से ये लिक्विड से वापस सॉलिड में आएंगे तो फिर इनका स्पीड और डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पर सीस्मोग्राफ कोई पी वेव रिकॉर्ड नहीं करेगा। सो दिस इज फ्रॉम 105 टू 145 दोनों ही साइड्स पर। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पी वेव शैडो जोन और एस वेव शैडो जोन क्या है। ये वो एरिया है जहाँ पर ये जो वेव्स हैं ये नहीं पहुंचती। ठीक है,
पी वेव शेडो जोन ये फॉर्म होता है ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ पी वेव्स, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड और डायरेक्शन के चेंज की वजह से। दीज जोन्स कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अर्थ्स इंटरनल लेयर। ये जो जोन है अलग अलग शेडो जोन फॉर्म हो रहे हैं, ये कंफर्मेशन देते हैं कि अर्थ का इंटरनल लेयर वाला स्ट्रक्चर है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो पी वेव्स हैं ये पूरी ही पास हो जाती, ना तो इनका डायरेक्शन चेंज होता ना ही स्पीड चेंज होती, ये पूरी अर्थ के इंटीरियर से ट्रेवल कर लेती। क्यों नहीं कर पा रही? बिकॉज अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड है, जिस वजह से थोड़ा सा जोन ऐसा रह जाता है जहां पर ये वेव्स डिटेक्ट नहीं होती। पी वेव का ये शेडो जोन होता है फ्रॉम 105 डिग्रीज टू 145 डिग्रीज। इसी तरह अगर अलग अलग लेयर्स नहीं होती तो जो हमारी एस वेव थी वो भी हमें हर जगह देखने को मिलती, हर जगह ये वेव्स रिकॉर्ड होती। ये नहीं होती बिकॉज बीच में वी हैव लिक्विड आउटर कोर जिसके थ्रू ये पास नहीं होती। एस वेव का जो शेडो जोन होता है वो स्टार्ट हो जाता है दोनों ही साइड फ्रॉम 105 डिग्रीज। ठीक है, तो इसके साथ हमने शेडो जोन क्या होता है वो देख लिया, दोनों ही इमेजेस हमने डिस्कस कर ली। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, और अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखो, थ्रू दी शेडो जोन्स, अलग अलग सीस्मिक वेव, हमें ये तो पता चल गया कि अर्थ में अलग अलग लेयर्स हैं। तो अब हम इन्हीं लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, हमारी अर्थ डिवाइडेड है 3 मेजर लेयर्स में। सबसे पहली है क्रस्ट, विच इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर। बाहर वाली जो सॉलिड लेयर है उसको कहा जाता है क्रस्ट। ये लेयर अगर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। वहीं अगर ये लेयर ओशियन में प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो ये ज्यादा थिक मिलेगी, अराउंड 35 किलोमीटर्स, लेकिन ये डेंस कम होगी, इसकी डेंसिटी कम है व्हेन कंपेयर टू ओशियानिक क्रस्ट जो कि ज्यादा डेंस है पर पतली है, अराउंड ओनली 5 किलोमीटर्स। ऑल्सो जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बनी है ग्रेनाइट की, मोस्टली सिलिका एंड एल्यूमिनियम हमें यहाँ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसे सियाल भी बोला जाता है। ओशियानिक क्रस्ट की बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ बेसाल्ट एंड दिस इज मेड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसलिए इसे बोलते हैं सीमा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट द टॉप मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर जो कि है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद आती है हमारी मेंटल। ये वो लेयर है जो क्रस्ट के नीचे लाई करती है और इसकी डेप्थ है अराउंड 2900 किलोमीटर। मेंटल भी हमारी 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ये बनी है सेमी सॉलिड सिलिकेट रॉक से एंड इट इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। ये डिवाइडेड है इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है वो इंक्लूड करती है एस्थेनोस्फीयर को, विच इज अ पार्शियली मोल्टन लेयर। ठीक है, ये मोल्टन लेयर है और यही लेयर है मेन सोर्स हमारे मैग्मा का। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछता है मैग्मा का मेन सोर्स क्या है, देन इट इज एस्थेनोस्फीयर एंड ये एग्जिस्ट करती है अप टू 400 किलोमीटर डेप्थ। जो लोअर मेंटल है वो ज्यादा रिजिड है क्योंकि ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ये इतनी लिक्विड इतनी मोल्टन नहीं है, इट इज मोर रिजिड। ठीक है, अब देखो एक और टर्म है जो कि आपको जानना है, विच इज लिथोस्फीयर। जब भी हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था अबाउट डोमेन्स ऑफ अर्थ, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम क्रस्ट की बात करते हैं और साथ में हम बात करते हैं ऑफ एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो विद दिस हमारा अर्थ का सेकंड लेयर मेंटल भी हमने पढ़ लिया। मूविंग टू द थर्ड लेयर जो कि है कोर। कोर है सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर और ये लोकेटेड है एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। बात करें इसके रेडियस की तो इसका रेडियस है अराउंड 3500 किलोमीटर। कोर कंपोज है मेनली ऑफ निकल एंड आयरन, इसीलिए इसे निफे भी कहते हैं। कोर के हमारे 2 पार्ट्स हैं, आउटर कोर जो कि लिक्विड है जिसकी वजह से एस वेव इससे पास नहीं कर पाती, एंड नेक्स्ट इज इनर कोर जो कि सॉलिड है। और ये सॉलिड क्यों है? बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर लग रहा है इतनी सारी लेयर्स का। ठीक है, सो विद दिस हमने पढ़ लिया कोर विच इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। द मूवमेंट इन लिक्विड आउटर कोर जनरेट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज में ही डिस्कस कर लिया था कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द लिक्विड जो कि आउटर कोर में प्रेजेंट है। ठीक, तो इसके साथ हमने अर्थ की तीनों ही लेयर देख ली। सबसे पहले क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। साथ में हमने लिथोस्फीयर के बारे में भी पढ़ा कि जब भी हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कोर की, और साथ में एस्थेनोस्फीयर जो कि अपर मेंटल है। ठीक, अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डिसकंटिन्यूटीज इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जब भी एक लेयर खत्म होकर दूसरी लेयर स्टार्ट होती है तो वहां हमें देखने को मिलती है कुछ डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, तो एक एक करके हम इन डिसकंटिन्यूटीज को पढ़ते हैं, इन बाउंड्रीज को पढ़ते हैं। सबसे पहली हमारी है मोरविक डिसकंटिन्यूटी, जिसे मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। ये लाई करती है बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। ठीक है, की फीचर क्या है कि सेस्मिक वेव यहाँ पर अपना स्पीड बदल देती है, इसीलिए हमें पता है कि ये 2 लेयर्स अलग अलग हो रही हैं। ठीक है, जब उनकी स्पीड बदल गई मतलब मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी पहली डिसकंटिन्यूटी है ये आपको मिलेगी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। दूसरी डिसकंटिन्यूटी है रैपिडी डिसकंटिन्यूटी विच इज बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है रैपिडी डिसकंटिन्यूटी एंड हियर आल्सो वी सी चेंज इन सिस्मिक बिहेवियर। थर्ड इज ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये है बिटवीन मेंटल एंड कोर। तो कोर और मेंटल के बीच में है हमारी ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर जो एस वेव्स होती हैं वो रुक जाती हैं बिकॉज आउटर कोर इज लिक्विड, तो वो इसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाती। वहीं जो पी वेव्स हैं उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो बेंड हो जाती हैं। लास्ट है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी विच इज बिटवीन आउटर एंड इनर कोर। यहाँ पर पी वेव्स की जो स्पीड होती है वो अचानक से बढ़ जाती है बिकॉज इनर कोर इज सॉलिड और सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी ही हमने चारों की चारों डिसकंटिन्यूटीज देख ली है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, 1-2 बार रिवाइज कर लेना और आप इसे नहीं भूलने वाले। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी इनसाइड द अर्थ।
तो अब हमने अर्थ के अंदर का सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, लेयर्स अलग अलग जान ली। अब हम देखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर कैसे वेरी करता है। तो जो टेम्परेचर है वो डेप्थ के साथ बढ़ता है, ये हमने पढ़ ही लिया। 32 मीटर डेप्थ जाने पे अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। प्रेशर भी डेप्थ के साथ बढ़ता है बिकॉज ऑफ ओवरलाइन रॉक्स, जिसकी वजह से वेट बढ़ता है एंड इवेंचुअली प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरह अगर हम बात करें अबाउट डेंसिटी, तो डेंसिटी भी क्रस्ट से कोर की तरफ बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि कोर में वी हैव मोर हैवी एलिमेंट्स। जैसे जैसे एलिमेंट हैवी होते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये हमने देख लिया अबाउट टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज वोल्केनो। अर्थक्वेक के बारे में हमने सब कुछ ही अच्छे से समझ लिया, सीस्मिक वेव्स देख ली और अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी जान लिया। अब वोल्केनोज की बात करें तो वोल्केनो होते क्या हैं? वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा गैसेस एंड ऐश आर इजेक्टेड। ये हमारे अर्थ क्रस्ट में एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो अर्थ के अंदर मैग्मा है, अलग अलग गैसेस हैं, ऐश है, वो सारा कुछ ही बाहर निकलता है, इजेक्ट होता है हमारी अर्थ के अंदर से। इसी को बोलते हैं वोल्केनो। अब देखो अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, यानी कि जो वोल्केनो है ये हो क्यों रहा है, सो इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैग्मा फ्रॉम मेंटल ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज। जब हमारी अर्थ की मेंटल में प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता है तो वहां पर जो एस्टेनोस्फीयर थी आउटर मेंटल में जिसमें मैग्मा प्रेजेंट होता है वो फिर मूव करता है, ठीक है, और जब वो मूव करेगा तो उसे जहां से निकलने का रास्ता दिखेगा वो वहां से इजेक्ट होकर बाहर आ जाएगा। तो एक तो वोल्केनिक इरप्शन का कॉज ये हो गया। दूसरा कॉज है प्लेट बाउंड्रीज। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज अकर अलोंग कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहां पर ये जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थ की लिथोस्फीयर है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है। जहां पर भी ये प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं या डाइवर्ज होती हैं वहां पर यूजुअली हमें वोल्केनोज देखने को मिलते हैं बिकॉज इट इज इजियर फॉर द मैग्मा टू कम आउट फ्रॉम दीज प्लेसेस, ठीक है। तो ये दो कॉजेज हैं ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो में होता क्या क्या है, तो सबसे पहले वी हैव अ मैग्मा चैम्बर। एक अंडरग्राउंड बहुत बड़ा पूल होता है जिसमें कि मोल्डन रॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्मा का चैम्बर। मैग्मा क्या है, तो मैग्मा इज मोल्डन रॉक। वेंट होती है अर्थ की क्रस्ट में ओपनिंग, जहां से ये मैग्मा बाहर निकलता है। एक ओपनिंग जो कि अर्थ की क्रस्ट पे डेवलप होती है ओवर द टाइम, जिसके थ्रू मैग्मा और बाकी सारी गैसेस वगैरह बाहर निकलेंगी, उसे कहते हैं वेंट। थर्ड इज क्रेटर। सो ये होता है डिप्रेशन एट द समिट। जो वोल्केनो का टॉप होता है वहां पर हल्का सा ही डिप्रेशन टाइप देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है क्रेटर। एंड लास्ट इज लावा। तो जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आ जाता है यानी कि वोल्केनो से बाहर आ जाता है तो इस मैग्मा को कहा जाता है लावा। जब तक ये अर्थ के सरफेस के अंदर है, वोल्केनो के अंदर है, तब तक इसे मैग्मा बोलेंगे। एक बार ये बाहर आ गया, इजेक्ट हो गया, इरप्ट हो गया, देन इट विल बी कॉल्ड एज लावा। तो ये डिफरेंस आप याद रखना बिटवीन मैग्मा एंड लावा। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कि वोल्केनो एक्टिव है या नहीं। तो इसमें वी हैव 3 टाइप्स। एक्टिव वोल्केनो यानी कि वो वोल्केनो जो अभी करंटली इरप्ट कर रहा है या अभी रिसेंटली इट वाज एक्टिव। दूसरा टाइप है डोरमेंट वोल्केनो। ये वो वोल्केनो है जो अभी एक्टिव नहीं है बट ये पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर में इरप्ट कर जाए, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये वो वोल्केनो है जो अब बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते और फ्यूचर में भी इनके इरप्ट होने की देयर आर नो चांसेस, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने तीनों वोल्केनो डिस्कस कर लिए, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इरप्शन, यानी कि जो मटेरियल इन वोल्केनो में निकलेगा उसके बेसिस पे 3 तरह के इरप्शन होते हैं। पहला होता है लावा फ्लो, यानी कि मोल्टन रॉक जो है वो हमारे अर्थ के सरफेस से बाहर निकल रहा है। दूसरा होगा ऐश एंड गैस इरप्शन, जिसमें बहुत सारी गैसेस और ऐश रिलीज होगा फ्रॉम द वोल्केनो। एंड नंबर 3 इज पायरोक्लास्टिक फ्लो, दैट मींस अ मिक्स ऑफ हॉट गैस एंड रॉक। जब गैस और रॉक साथ में इरप्ट होंगे तो इसे हम कहेंगे पायरोक्लास्टिक फ्लो, ठीक है। सो ऑन द टाइप ऑफ इरप्शन हमने तीनों ही टाइप्स पढ़ लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्केनोज को ऑन द टाइप ऑफ देयर शेप एंड इरप्शन स्टाइल। कैसे उनमें से जो इरप्शन है वो हो रहा है और इरप्शन के बाद हमें क्या शेप फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, इस बेसिस पर अलग अलग वोल्केनोज है, एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहला है शील्ड वोल्केनो एंड दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनो। सारे ये वोल्केनो में कंपेयर करें तो शील्ड वोल्केनो आपको सबसे बड़े देखने को मिलेंगे। फीचर की बात करें तो जो इनकी स्लोप होती है वो काफी जेंटल होती है और इसमें से इजेक्ट होगा फ्लूइड लावा एंड देयरफॉर ये होंगे नॉन एक्सप्लोसिव, क्योंकि जो लावा है वो फ्लूइड है, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, तो जब वो एक्सप्लोड होगा तो वो आराम से ही निकल जाएगा, ये ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होंगे। एंड दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज। नेक्स्ट टाइप है हमारी कॉम्पोजिट वोल्केनो, जिनमें हमें सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव इरप्शन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोड होते हैं वो होते हैं हमारी कॉम्पोजिट वोल्केनो। ये कोन शेप्ड के होते हैं और इसमें अलग अलग लेयर्स में हमें लावा और ऐश का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। मतलब जब इनमें से इजेक्शन होगा तो उसमें लावा और ऐश दोनों ही चीजें इजेक्ट होंगी। और ये इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव क्यों है, इतने ज्यादा बॉयलेंट क्यों है, क्योंकि इनका जो लावा है वो ठंडा और मोर विस्कस है, ज्यादा गाढ़ा है। तो जब कोल्ड और गाढ़ा लावा निकलेगा तो ऑब्वियसली वो बहुत फोर्स के साथ निकलेगा और जब वो इतना बड़ा कंबाइंड कोल्ड फॉर्म में निकलेगा तो वो बहुत दूर दूर जाकर गिरेगा, बहुत ही एक्सप्लोसिव ये वोल्केनो होंगे। नंबर 3 इज साइंडर कोन वोल्केनो। ये स्मॉल होते हैं, इनकी स्लोप्स काफी स्टीप होती हैं एंड दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऐश एंड साइंडर्स, ठीक है। फोर्थ है हमारा लावा डोम।
तो इसमें जो लावा होता है वो काफी थिक होता है, इरप्शन बहुत धीरे धीरे होता है। तो जब थिक लावा धीरे धीरे इरप्ट होगा तो वही जल्दी जल्दी ही जमने लग जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो थिक है, बाहर आएगा, इतना उसे फ्लो करने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही वो कूल डाउन हो जाएगा, तो वो जहाँ है वही सेटल होने लगेगा। और इसीलिए हमें डोम शेप के देखने को मिलेंगे ये वोल्केनोस, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है लावा डोम्स। जो लावा है वो बहुत ही ज्यादा थिक है और वो स्लोली इरप्ट कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ वोल्केनो इज कॉल्डेरा। ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं एंड ये इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं ये खुद में ही कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि when they will explode then they'll collapse in themselves only, ठीक है। अब ये जो हमें लास्ट डिप्रेशन देखने को मिल रहे हैं, ये वोल्केनो खुद में ही कोलैप्स हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो ये इंडिकेट करता है ह्यूज एंड क्लोज मैग्मा चैम्बर। दैट मींस बहुत ही पास में देयर इज अ ह्यूज मैग्मा चैम्बर, जो कि बहुत पास में भी है और बहुत बड़ा भी है, इसीलिए इतनी हीट और इतनी गर्मी की वजह से इट इरप्टेड बट इट कोलैप्स्ड आल्सो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्डेरा। अब हमें एक और टाइप ऑफ वोल्केनो पढ़ना है विच इज फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वोल्केनो है वो पोर करेगा बहुत ही ज्यादा फ्लूइड लावा, यानी कि ऐसा लावा विच इज वेरी लिक्विडी, बहुत ही लिक्विड जैसा है, बहुत ही फ्लूइडी है। इस वजह से क्योंकि ये इतना पतला है, इतना पानी जैसा है, तो ये बहुत दूर तक फ्लो करेगा, धीरे 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 ये सेटल होगा। तो ऐसे में हमें दिखने को मिलती है थिकनेस अप टू 50 सेंटीमीटर्स की डिपोजिशन। ऐसा ही एक एग्जांपल है डेक्कन ट्रैप फ्रॉम इंडिया, जो कि बना है थ्रू फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक दूसरी तरह का वोल्केनिक इरप्शन, जिसमें जो लावा है वो बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है। फ्लूइड होने की वजह से वो दूर तक बहता जाएगा और धीरे धीरे कूल डाउन होगा। तो थिकनेस जो मिल जाती है वो मिल जाती है अराउंड 50 मीटर्स। एग्जाम्पल में हमने देख लिया डेक्कन ट्रैप। मूविंग फॉरवर्ड अब हम डिस्कस करेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स का मतलब हुआ अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो कि फॉर्म हो रही हैं बिकॉज ऑफ वोल्केनोस। अब ये होगा कैसे? तो सबसे पहले ये समझो कि जो लावा है जब वो बाहर आके ठंडा हो जाएगा तो रॉक्स फॉर्म होंगे। इन रॉक्स को बोला जाएगा इग्नियस रॉक, क्योंकि ये बने हैं फ्रॉम लावा, ठीक है। अब अगर इग्नियस रॉक बाहर आके बनेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बनेंगे, तो इनको कहेंगे वोल्केनिक रॉक। वहीं अगर ये लावा कहीं अंदर क्रैक्स में डिपॉजिट होकर वहां जम गया और वहां रॉक फॉर्म करेगा तो इसे बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, इन द क्रस्ट। तो ये हो गए दो तरह के इग्नियस रॉक। अगर सरफेस पे आके बनेगा तो कहा जाएगा इग्नियस वोल्केनिक रॉक, अगर क्रस्ट के अंदर डिपॉजिट हो गया तो बोला जाएगा इग्नियस प्लूटोनिक रॉक। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये तो थे रॉक्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग लैंडफॉर्म्स। इसमें पहले डिस्कस करेंगे हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जिन्हें प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। ये वो लैंडफॉर्म्स हैं जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर बनेंगी, ठीक है। सो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज बीनीथ द अर्थ सरफेस। जब मैग्मा बाहर आने की जगह अर्थ के सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वहां हमें अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम उन्हीं को पढ़ेंगे, इनको कहते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब देखो, जो फर्स्ट लैंडफॉर्म है दैट इज बेथोलिथ। इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है लार्जेस्ट इंट्रूसिव बॉडी विच इज डोम शेप्ड, और ये बहुत ही ज्यादा डीपर डेप्थ पे हमें देखने को मिलता है। तो जब कभी बहुत ही ज्यादा अंदर डेप्थ में एक डोम शेप्ड बॉडी फॉर्म होगी जो कि बहुत ही बड़ी होगी, उसे कहते हैं बेथोलिथ। इसके बाद नेक्स्ट इज लेकोलिथ। तो ये भी डोम शेप्ड होती है बट ये उतनी डेप्थ पे नहीं होगी, ये आपको मिलेगी सेडिमेंट्री लेयर्स के बीच में, ठीक है। तो जब सेडिमेंट्री लेयर्स के बीच में फॉर्म होगी तो हो गई लेकोलिथ, बट जब बहुत ही ज्यादा नीचे फॉर्म होगी तो हो गई बेथोलिथ। नेक्स्ट इज लेपोलिथ। अब लेपोलिथ क्या है? तो ये है एक सॉसर शेप्ड, जहां पर मैग्मा सेटल हो गया, कूल डाउन हो गया और एक सॉसर जैसी शेप फॉर्म हो गई, ठीक है। तो वो हो गया हमारा लेपोलिथ। नेक्स्ट नंबर 4 इज फेकोलिथ। तो फेकोलिथ होती है एक लेस जैसी शेप, जैसे कि ये या फिर ये आपको देखने को मिलेगी लेयर्ड रॉक्स के बीच में, ठीक है। तो जब सॉसर जैसी शेप बनेगी तो हो जाएगा लेपोलिथ, जब लेस जैसी शेप बनेगी तो हो जाएगा फेकोलिथ। नंबर 5 इज डाइक्स। तो डाइक्स क्या होती हैं? ये होती है वर्टिकल शीट ऑफ मैग्मा जो कि अलग अलग लेयर्स के बीच में कूल डाउन हो जाती है। वर्टिकल शीट्स यानी कि कुछ इस तरह, जब ये रॉक्स के बीच में मैग्मा ऐसे कूल हो जाएगा वर्टिकल फॉर्म में तो उसे कहेंगे डाइक्स। वहीं जब ये मैग्मा हॉरिजॉन्टली कूल डाउन होगा, हॉरिजॉन्टल शीट बनाएगा, तो उसे कहेंगे सिल्स। तो ये तो हमने पढ़ लिए 6 इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर बनेंगे बिकॉज ऑफ मैग्मा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जिन्हें वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स भी बोला जाएगा, और ये फॉर्म होंगे अर्थ के सरफेस के बाहर जब मैग्मा बाहर आके इट विल कूल डाउन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है वोल्केनिक कोन। सो दिस इज द कोन बिल्ट बाय सक्सेसिव लावा फ्लोज एंड ऐश। तो जब वोल्केनो से लावा और ऐश फ्लो होता है तो उस टाइम पर उसके जो ऊपर जो उसका टॉप होता है वहां पर एक कोन जैसा फॉर्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं वोल्केनिक कोन। नेक्स्ट इज सेल्डेरा। तो ये होते हैं लार्ज क्रेटर्स ड्यू टू कोलैप्स आफ्टर इरप्शन। ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, जो सेल्डेरा वोल्केनो होगा उसमें जब वोल्केनो इरप्शन होगा उसके बाद वो अपने आप में ही कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स होने के बाद एक बहुत बड़ा क्रेटर इस तरह से फॉर्म होगा, इसी को कहते हैं सेल्डेरा। नंबर 3 इज लावा प्लेट्यू। तो ब्रॉड फ्लैट एरियाज फॉर्म्ड बाय बेसिल्टिक लावा फ्लो। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जब जो लावा होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्लूइड होगा तो वो वोल्केनो से निकलने के बाद काफी लंबा ट्रेवल कर लेगा बिकॉज इट इज वेरी फ्लूइड। धीरे धीरे ये मूव करता रहेगा और ओवर द टाइम धीरे धीरे इट विल कूल डाउन। तो इस वजह से ये एक बहुत ही बड़ा फ्लैट एरिया फॉर्म करेगा, इसी को कहा जाता है लावा प्लेट्यू, वो प्लेट्यू जो लावा से फॉर्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज वोल्केनिक डोम्स। तो ये फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ स्लो विस्कस लावा। अब सपोज ये एक वोल्केनिक इरप्शन है बट ये जो लावा इरप्ट हो रहा है, ये जो लावा निकल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा विस्कस है, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है, तो ये ज्यादा मूव नहीं करेगा, ये बस यही मूव करता रहेगा और जल्दी ही ये सेटल डाउन होगा, ये ज्यादा मूव नहीं करेगा और ये ऐसे ही कूल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक डोम जैसा फॉर्म हो जाएगा।
तो इसी को कहेंगे वोल्केनिक डोम, जो कि वोल्केनो के बाद फॉर्म हुआ है। नंबर 5 इज क्रेटर लेक्स। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय वाटर फिलिंग वोल्केनिक क्रेटर्स। जो वोल्केनिक क्रेटर्स होते हैं जब उनमें पानी भर जाता है तो उसे बोला जाता है क्रेटर लेक। तो ये हो गए कुछ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो कि बाहर सरफेस के ऊपर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमने वोल्केनो के दोनों ही तरह के लैंडमार्क डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे वोल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले भी है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये प्रेजेंट है अलोंग द पाथ इन पैसिफिक ओशियन और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे अर्थ के 75% ऑफ द वोल्केनोस। इसके बाद नेक्स्ट इज मिड एटलांटिक रिज। तो ये है एक डीप रिफ्ट वैली विच इज प्रेजेंट इन एटलांटिक ओशियन एंड यहाँ पर ओशियन फ्लोर जो है इट इज स्प्रेडिंग। तो ये एक ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग जोन है। यहाँ पर बहुत सारे जो वोल्केनोस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन होता है इन दिस ओशियानिक एरिया। नंबर 3 इज मेडिटेरियन बेल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेट कन्वर्जेंस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो कन्वर्ज हो रही हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वोल्केनो हमें ऐसी जगह पर ज्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पर प्लेट्स कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही होती है। ठीक है, सो ऐसी ही एक बेल्ट है मेडिटेरियन बेल्ट जहाँ पर प्लेट्स आर कन्वर्जिंग। तो ये एक सबडक्शन जोन है और यहाँ पर भी हमें बहुत सारे वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। सो विद दिस हमने इस चैप्टर में सारा कुछ ही कवर कर लिया है। अब जल्दी से हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनका मीनिंग। शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट मैग्मा। मैग्मा क्या होता है, तो ये होता है मोल्डन रॉक जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तब हम इसे कहते हैं लावा। दिस इज द मैग्मा जो कि अर्थ के सरफेस पर पहुंच गया, अर्थ के अंदर से ये बाहर निकल आया। वेंट क्या है, ये हमारी अर्थ में एक ओपनिंग है जिसके थ्रू जो वोल्केनिक मटेरियल है वो बाहर आएगा, जिसमें आपको मैग्मा देखने को मिलेगा, अलग अलग गैसेस देखने को मिलेंगी एंड ऐश देखने को मिलेगा। क्रेटर ये एक बोल शेप डिप्रेशन है, वोल्केनो के समिट पर फॉर्म होता है जिसको कहते हैं क्रेटर। सेल्डेरा क्या है, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्रेटर है जो फॉर्म होता है जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है और वो उसके बाद अपने आप में ही कोलैप्स हो जाता है। तो एक बहुत ही बड़ा जो क्रेटर होगा उसे हम कहेंगे सेल्डेरा। एस्थेनोस्फीयर क्या थी, तो ये हमारी अर्थ की एक लेयर थी विच इज सेमी फ्लूइड और ये लेयर प्रेजेंट होती है इन द अपर मेंटल। नेक्स्ट शैडो जोन। तो ये वो एरिया है जहां पर कोई भी सीस्मिक वेव डिटेक्ट नहीं होती, इसको कहते हैं शैडो जोन। नीफे क्या है, सो इट इज निकल एंड आयरन एंड ये है हमारे अर्थ की कोर की कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट सियाल, तो ये क्या है, ये है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। नेक्स्ट सीमा, तो ये है सिलिका प्लस मैग्नीशियम एंड ये है ओशियानिक क्रस्ट। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स इस चैप्टर के देख लिए। अब जल्दी से एक बार लेट्स सी व्हाट डू वी कंक्लूड। सो अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स इंटीरियर इज क्रूशियल। देखो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना, उसे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। क्यों, क्योंकि इट विल हेल्प अस इन प्रेडिक्टिंग अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। अगर हम ये समझ गए अर्थ के इंटीरियर में कहाँ क्या है तो हम ये भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ आएंगे, ज्यादा वोल्केनोस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इट विल हेल्प अस इन एक्सप्लोरिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगी ये भी अर्थ के इंटीरियर पर ही डिपेंड करता है। एंड लास्टली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अर्थ्स फॉर्मेशन एंड अर्थ्स इवोल्यूशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, Next, despite challenges, scientists continue to use advanced technology and indirect methods to uncover Earth's internal secrets. Although there are many challenges, जैसे कि हम अर्थ के ज़्यादा अंदर डीप में नहीं जा सकते, बट स्टिल हमारे साइंटिस्ट के पास जो कुछ भी प्रेजेंट है, डायरेक्ट सोर्सेज या इनडायरेक्ट सोर्सेज, उनका दे आर मेकिंग द मैक्सिमम यूज ताकि दे कैन गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स इंटीरियर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 3 कम्स टू एन एंड। अब अगर आपको कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना और ये सारे ही नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो टू गेट ऑल दीज नोट्स। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।